हाँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा था, उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 5 cos x माइनस 2x tan x प्लस a² माइनस 3a प्लस 2 इंटू साइन एक्स। हमको गिवन है कि यह एक इवन फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान रहे, हमको गिवन है ये इवन फंक्शन है और ए की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन पैरामीट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं ये। हमें पैरामीटर ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू पावर 4 है तो ये इवन है और ये भी इवन है, और ये cos x भी इवन है, और x इंटू tan x ये ऑड है, x और tan x भी ऑड है। ऑड इंटू ऑड इवन होता है। अब ये हमारे पास इवन हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया, और ये भी इवन हो गया। इन सबका सम या डिफरेंस क्या होगा? इवन होगा। अब साइन एक्स की बात करें तो ये ऑड फंक्शन है। हम जानते हैं इवन में अगर हम ऑड ऐड करते हैं तो और क्या होता है, ना तो इवन फंक्शन होता है ना ही ऑड फंक्शन होता है। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, और ये वाली टर्म यानी साइन एक्स वाली टर्म कब नहीं होगी? जब इसका कॉफिशिएंट जीरो होगा। और इसका कॉफिशिएंट जीरो कब होगा? जब a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा, यानी a इक्वल टू 1 और 2 होगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। अब हमारे पास एक आगे आता है इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। ये क्या होता है? हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा जो ना तो इवन होगा ना ऑड होगा। हमको उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड करना होगा और उसको इवन बनाना होगा या ऑड बनाना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एफ एक्स एक फंक्शन है x² माइनस 3x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। हमें इसकी डेफिनेशन एक्सटेंड करनी है जिससे ये इवन फंक्शन बन जाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऑड फंक्शन बन जाए। तो अभी ये हमने देखा कि इसकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो कि ऑरिजिन से रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। तो इसकी हम डेफिनेशन को हमको क्या करना है? एक्सटेंड करना है, और फंक्शन को हमको इवन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से। तो पहले तो हमारे पास जो फंक्शन था वो एज इट इज लिख दिया, x² माइनस 3x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। इसकी डेफिनेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो x² को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x² ही आएगा, इसको किया तो प्लस 3x, ये आ गया 2। और इस तरह लिखा माइनस एक्स को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करूँगा x से रिप्लेस करके तो x की वैल्यू आएगी -1 से लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है हमने एक्सटेंड किया इसकी डेफिनेशन को, और जिससे पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन गया? इवन फंक्शन बन गया। कैसे चेक कर लेते हैं ग्राफ बना के। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमने इसका ग्राफ बनाया, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। हम जानते हैं 1 और 2 इसके दो रूट हैं। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया था x को माइनस एक्स से, तो ये -1 से -2 के बीच में यहाँ डेफिनेशन एक्सटेंड हो गई थी -2 से -1 में, और ये क्या बन गया था? x² प्लस 3x प्लस 2। इसका ग्राफ बनाया तो ये बना। तो हम देखें, अगर दोनों ग्राफ को हम देखें तो ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, और इसलिए ये क्या है? एक इवन फंक्शन है। तो हमने इसकी डेफिनेशन एक्सटेंड करके इसको इवन फंक्शन बना दिया। अब आता है हमारे पास, अगर हमको ऑड फंक्शन बनाना है तो ऑड फंक्शन को बनाने के लिए हमको क्या मेथड है कि जो हमने इवन डेफिनेशन को एक्सटेंड किया इवन बनाने के लिए, उस पूरे फंक्शन को, ये x² प्लस 3x प्लस 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई इवन एक्सटेंशन बाई -1। तो ये तो एज इट इज था ही, जब x 1 से बड़ा या बराबर था x² माइनस 3x प्लस 2, और जब x लेस देन -1 है या इक्वल -1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो ग्राफ होगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। तो ये डेफिनेशन मैंने एक्सटेंड कर दी और ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद पूरा का पूरा फंक्शन ऑड हो गया। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये वाला तो था ही, ये वाला ग्राफ हमने बनाया तो वो इस तरह से बन जाएगा। और ये ग्राफ, ये दो पूरा का पूरा जो ग्राफ है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को हम मिक्स करते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन। जैसे f(x) एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है, g(x) दूसरा फंक्शन है c से d में डिफाइन है। तो एक फंक्शन g(o(f(x) a से d में डिफाइन होगा, जो कि a से d में डिफाइन होगा, उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। और ऐसा डिफाइन ये कब होगा? a से d में तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ f(x), ये g(o)f है, तो रेंज ऑफ f(x) इज द सबसेट ऑफ होगी डोमेन ऑफ g(x). या सीधा सीधा हम कहें कि f(x) की रेंज और g(x) के डोमेन में कुछ कॉमन होगा, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल ग्राफ में पूरा अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन था a से b में डिफाइन था, और दूसरा फंक्शन g था c से d में।
हमें ए से डी में एक फंक्शन नया डिफाइन होगा, वो क्या होगा, GOF होगा। तो मैंने मान लिया कि ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में 4 एलिमेंट है ABCD, और सी में भी 4 एलिमेंट है EBCF, और डी में 4 एलिमेंट है XYWZ। हमने मान लिया 1 ए से रिलेट है, 2 बी से रिलेट है, या 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। इसी तरह से हम सी से डी में डिफाइन कर रहे हैं जी में, तो ई की इमेज एक्स है, बी की इमेज वाई है, सी की इमेज जेड है और एफ की इमेज डब्ल्यू है। तो ए से डी में फंक्शन कब डिफाइन होगा, क्योंकि ए से डी में डिफाइन होने के लिए जो फंक्शन है GOF, वो एफ इन बी और सी के हमारे पास कुछ कॉमन होगा तभी वो डिफाइन हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू ही जाएगा। तो बी हमारे पास जो आ रहा है, बी यहाँ पर कोडोमेन है और यहाँ पर रेंज भी है, तो बी पूरा का पूरा यहाँ पर रेंज भी है। तो ये डिफाइन किसके लिए हो रहा है, ए से डी में। तो हम देखें कि ये 1 की इमेज ए है, फिर लेकिन ए और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ए के लिए आगे ये डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन किसके लिए, जब 2 बी से रिलेट है और बी आगे किससे रिलेट है, वाई से। तो हमारे को सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि ये बी और सी के लिए डिफाइन है, कौन, GOF। तो मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, और अच्छी तरह डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे हमने मान लिया F2 क्या है, इक्वल टू बी है, और F3 क्या है, सी है। ऐसे GB इक्वल टू वाई है और GC कितना है, Z है। तो GOF2, अगर हम GOF की बात करें तो GOF2, तो F2 कितना था, F2 ये था, वैल्यू क्या आ गई, B। GOF का मतलब होता है G ऑफ F2। F2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, B थी, GB आ गया। GB की वैल्यू क्या है हमारे पास, Y थी। तो GOF2 डिफाइन हो गया 2 के लिए। अगर हम GOF1 के लिए डिफाइन करें तो GOF1 क्या हो जाएगा, G ऑफ F1, और G ऑफ F1 कितना है, A है। फिर GA की बात करें तो GA के लिए, G जो है वो A के लिए डिफाइन ही नहीं है, वो तो EBCF के लिए डिफाइन है, तो ये आगे डिफाइन ही नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि जो B और C है, B और C जो 2 एलिमेंट हैं, वो F की तो क्या है, रेंज है, और G की क्या है, डोमेन का कॉमन पार्ट है। तो GOF कब डिफाइन होगा, जब F की रेंज, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, F की रेंज और G की डोमेन में कुछ कॉमन पार्ट होगा, तब ये डिफाइन होगा। और इस पूरे फंक्शन की GOF की अब डोमेन क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 और 3 के लिए डिफाइन है, तो 2 और 3 डोमेन हो गई, और रेंज क्या हो गई, Y और Z। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, GX इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। हमारे को FOG डिफाइन करना है और GOF डिफाइन करना है। तो FOG की बात करें तो O की जगह हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, F ऑफ GX की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो F ऑफ GX ये लिख दिया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं T मान लेता हूँ, अज्यूम कर लिया मैंने, T है, तो ये क्या हो गया, FT। तो FT की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये आएगी, तो टी स्क्वायर प्लस 1, और T की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी, T की वैल्यू क्या थी, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, क्योंकि T स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास F ऑफ G की। इसी तरह से अगर GOF निकालना है तो GOF क्या आ जाएगा, G ऑफ FX की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो G ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको मैंने T मान लिया, तो ये आ गया GT की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो ये क्या आ जाएगा, T प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। T की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी, T की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास यहाँ पे मैं एक नोट और लिखा रहा हूँ कि इन जनरल GOF और FOG बराबर नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये दोनों बराबर भी नहीं आ रहे, कभी कभी बराबर आ सकते हैं, लेकिन इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये था कंपोजिट फंक्शन। इसी में आगे हम और आएंगे। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास IIT 2011 में आया था। FX की वैल्यू एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और GX की वैल्यू sin x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमको गिवन है एंड साथ में ये गिवन है F ऑफ G ऑफ FX, यानी 4 फंक्शन का कंपोजिट बनाया है, ये इज इक्वल टू G ऑफ FX। ये 3 फंक्शन का कंपोजिट, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले हमारे को क्या निकालना है, GOFX निकालना है। तो GOFX क्या हो जाएगा, G ऑफ FX, और FX की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो G ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, और G की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, यानी G ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इसी का मेरे को क्या लेना है, एक और G लेना है, G ऑफ F लेना है, तो इसका वापस मैंने G ले लिया, तो G ऑफ X क्या हो जाएगा, G ऑफ ये पूरा, और ये पूरी की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो G ऑफ साइन एक्स स्क्वायर हो गया, और G क्या है हमारे पास, साइन है, तो इसका पूरे को T मान लिया,
तो टी ऑफ साइन टी हो जाएगा, और ये पूरा टी रख दिया तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, आर एच एस की, जी ऑफ जी एक्स की। इसी का अगर हम आर एच एस की वैल्यू निकालें तो इसका एफ लेना है तो वो आर एच एस बन जाएगा, देखो एफ ऑफ जी एफ। तो ये इसका एफ ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका एफ ले लूँगा, यानी इसका जो हमने ये इसका एफ लेना है तो एफ ऑफ ये लिया, इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एफ ऑफ ये आ जाएगा, और एफ क्या फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, यानी इसका पूरे का स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 बोल दिया मैंने। ये दोनों कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि 1 और 2 इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये और ये, तो इनको मैंने इक्वल कर दिया। तो साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। मैं साइन एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूँ तो इसको टी मान लिया, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर टी, और ये साइन टी हो गया। साइन टी की वैल्यू क्या हो गई, या तो 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी। साइन टी इस तरफ लाके कॉमन ले लिया, साइन टी कॉमन ले लिया, तो या तो साइन टी की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। साइन टी 0 कब होता है, जब टी इक्वल टू एन पाई होता है, जहाँ एन इंटीजर होता है। टी क्या था हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन टी की वैल्यू रख दी साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई आ गया। साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई है, तो हम देखें कि एन इक्वल टू 0 के लिए 0 हो रहा है, तो साइन एक्स स्क्वायर 0 हो रहा है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम पाई ले ली। एम भी एक इंटीजर है, एम पाई लिखो एन पाई लिखो एक ही बात है, एम एक इंटीजर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस एम। लेकिन इसका रूट डिफाइन कब होगा, जब एम क्या होगा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो इसलिए एम क्या होना चाहिए होल नंबर। ये यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया। अब हमने एन इक्वल टू 0 के लिए निकाला था खाली, अब अगर हम एन इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं तो एन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये वाला इक्वल टू पाई आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एन इक्वल टू 1 -1 2 -2 एटसेट्रा के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है। दूसरा हमारे पास था साइन टी इक्वल टू 1, तो साइन टी इक्वल टू 1 है, तो साइन टी इक्वल टू 1 कब होता है, जब टी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 4n + 1 π/2 होता है, जहाँ पे n इंटीजर है। टी की वैल्यू वापस रख दी साइन एक्स स्क्वायर, एन की वैल्यू मैंने एक बार 0 रखी तो π/2 आ गया, 1 रखा तो 5π/2 -1 रखा, ऐसी कुछ आ जाएगा। तो हमने देखा कि साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू π/2 5π/2 आ रही है, जो कि 1 और -1 से बड़ी है और -1 से छोटी है। अगर 3π/2 आ रही है तो ये -1 से छोटी है, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, ये आया। ये IIT का क्वेश्चन है बच्चों 2011 में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो कंपोजिटिव फंक्शन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से कर रहे हैं ध्यान रखिए। ये सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी अब हमारे को डोमेन और रेंज निकालनी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। आज मैं यहीं तक कर रहा हूँ।